केरला सर 100% लिटरेसी था। क्या रैगिंग से सीनियर जूनियर की बॉन्डिंग अच्छी होती है? क्या तो अपने टाइम में रैगिंग से बचने के लिए वॉशरूम में छुपे हो या कहीं बाहर छुपे हो? जब घर से कॉलेज आते हैं वेकेशन के बाद, तो क्या तुम लोगों की मम्मी भी रोती है? ये क्वेश्चन तो बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन है। एमबीबीएस कॉलेज में सबसे ज्यादा ये चलता है स्मोकिंग ड्रिंकिंग, उस पर क्या एडवाइस देना चाहोगे जूनियर्स को? केरला के बारे में 2 पॉजिटिव चीजें बतानी और नेगेटिव बतानी, तो क्या होगी? क्या अटेंडेंस के लिए फेक लीव सर्टिफिकेट बनवाया है? अरे आई डिड। क्या कभी रात को 3 बजे चाय पीने गए बाहर हॉस्टल से 4-5 किलोमीटर दूर? जनरली ये होता है। और जब तुमने अलॉटमेंट लिस्ट में अपना नाम देखा तो क्या एक्सप्रेशन थे तुम्हारे चेहरे पे, तुम्हारे पेरेंट्स के चेहरे पे? क्या सीन था वो? फॉर्मेलिन की बहुत स्मेल आती डिसेक्शन हॉल में। फिर तुम क्या डिसेक्शन करके आओगे तो तुमसे खाना नहीं खाया जाता, क्या ये सच है? एक मिथ तुम लोगों ने सुना होगा कि एमबीबीएस में बहुत पढ़ना पड़ता है, खाने का टाइम नहीं मिलता, सोने का टाइम नहीं मिलता, इसमें कितनी सच्चाई है? व्हाट इज द बिगेस्ट लेसन यू हैव लर्न इन एमबीबीएस? हेलो एवरीवन, आज का पॉडकास्ट एक अमेजिंग पॉडकास्ट होने वाला है, क्योंकि ये पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं कॉलेज लाइफ के बारे में, हॉस्टल लाइफ के बारे में, रैगिंग, मेडिकल लाइफ कैसा है और बाकी जनरल क्वेश्चन। और इसके लिए मेरे साथ है आज 21 बैच से अविनाश लाल, 22 बैच से सुनील मीना और 23 बैच से इंतकाब सिद्दीकी। हेलो, कैसे हो तुम लोग? बिल्कुल बढ़िया। आप कैसे? बढ़िया। तो अविनाश, तुमसे स्टार्ट करते हैं। जब तुमने अलॉटमेंट लिस्ट में अपना नाम देखा तो क्या एक्सप्रेशन थे तुम्हारे चेहरे पे, तुम्हारे पेरेंट्स के चेहरे पे? क्या सीन था वो डिटेल में बताओ। सो वेल, इट्स अ गुड क्वेश्चन एंड कमिंग टू द टॉपिक, बहुत मतलब कि मिक्स्ड इमोशन थे वो सारे। और एक्साइटमेंट थी कि नया कॉलेज लाइफ स्टार्ट होने वाली है, लाइफ का नया चैप्टर शुरू होने वाला है, तो बहुत बढ़िया वो था। और उसके बाद जब माँ बाप के चेहरे पे जो खुशी थी कि बच्चे ने हमारी लाइफ में कुछ कर लिया है, कुछ अचीव कर लिया है, तो वो एक बहुत अच्छा मोमेंट था। और उसके बाद जब सब लोग बिजी थे कॉलेज की तैयारियां वगैरह करने में, तो वो एक बहुत अच्छा फेज था लाइफ का। तुम जैसे उत्तर प्रदेश से हो, तुमने अपना कॉलेज का नाम देखा केरला में, तो उसमें क्या इमोशन थे? ये तो बहुत एक फनी स्टोरी है, इसको तो मैं बहुत शॉर्ट में बताना चाहूंगा। जब मैंने उसका नाम देखा तो मैंने स्टार्टिंग में देखा कानपुर, और मैं देख के सो गया। और जब दूसरी सुबह उठा, तब जब मैंने देखा एक बार लाओ फिर से चेक करते हैं कि क्या अलॉटमेंट लिस्ट के में नाम था, तो जब देखा जब कन्नूर, तो फिर मैंने सोचा अरे ये तो बहुत दूर हो गया है। तो फिर घर वालों को बताया तो उन लोग ने भी कहा अरे तुमने अच्छे से नहीं देखा था ये वो। तो हाँ, वो भी एक अच्छा फेज था। हाँ, ये कॉलेज चूज करने का रीजन, अब तुम सेकेंड राउंड में आए, जैसे थर्ड राउंड में भी जा सकते थे। वो इस कारण क्योंकि मेरी मम्मी भी केरला से बिलोंग करती हैं, और उनका भी ये मानना था कि हाँ, केरला का लिटरेसी रेट बहुत हाई है, वहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी है। और हाँ, इसी चक्कर में उन्होंने कहा कि वो कॉलेज तुम्हारे लिए बेस्ट होगा और आगे की फ्यूचर लाइफ भी तुम्हारी उसके हिसाब से चलेगी। सुनील, तुम्हारा क्या एक्सप्रेशन था जब तुमने अपना नाम देखा? सबसे पहले भाई सबने राम राम। Coming to your topic, it was a very good experience. I can't explain because every NEET aspirant have that much dream कि हम कब अपनी कॉलेज में जाएं, कौन सा कॉलेज हमें मिले। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था और काफ़ी नए दोस्तों से मिलने को मिला, तो लिटरली बहुत अच्छा अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। इंतकाब, तुम बताओ तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस था? 23 मुझे ऑल इंडिया कोटा में ये जीएमसी कन्नूर मुझे अलॉट हुआ था। तो मेरे घर वाले के लिए तो बहुत एक्साइटिंग मोमेंट था कि मैं एमबीबीएस करके एक डॉक्टर बनूंगा। बट ये मेरे लिए उतना ही एक सैड मोमेंट था कि मैं अपने बिहार से, घर से इतना दूर आके फिर मैं यहाँ के पढ़ाई करूंगा। तो मेरे लिए ये थोड़ा सैड मोमेंट था। और बाकी अगर मेरे स्टेट में और कहीं अगर नॉर्थ साइड में मिलता तो मेरे लिए इतना ये सैड मोमेंट नहीं होता। तो मैं बस यही था, वहाँ पे सैड मोमेंट था थोड़ा सा। बाकी तो फिर यहाँ के भी अच्छा है, यहाँ का भी केरला का भी अच्छा पढ़ाई है। और यहाँ 1 साल अभी रहे तो धीरे धीरे वो अच्छा है, वो सब खाना पीना बाकी सब वो एडजस्ट हो जाता है। वो यहाँ पे भी वहाँ पे भी धीरे धीरे यहाँ पे भी धीरे धीरे हो गया, मन लग गया फिर। सुनील, तुम बताओ तुम्हारा कॉलेज का फर्स्ट डे का कैसा एक्सपीरियंस था? जब तुमने फर्स्ट टाइम कैडेवर देखा, व्हाइट कोट पहना, तो क्या सीन था वो पूरा? हाँ, तो वही फर्स्ट डे लिटरली बहुत अच्छा रहा। काफ़ी नए लोगों से मिले, काफ़ी अच्छे दोस्त बने। मेडिकल कॉलेज में आए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बाकी आप बात कर रहे हो कैडेवर की, तो
उसका बात करता हूँ कि मैं कैडेवर के टाइम भाई बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि मैं वैसा बंदा रहा हूँ जो नीट एस्पिरेंट के टाइम पे देखता था यूट्यूब पे चीज़ें सर्च करता था कि कैसा डिसेक्शन होल होता है, कैसे सारी चीज़ें होती हैं। तो जब मैंने पहली टाइम अपने सामने देखी तो भाई बहुत प्यारा लगा वो चीज़, एक्साइटेड मैं पूरा था। तो जैसे हमने कैडेवर देखा कि थोड़ा अजीब सा भी लग रहा था कि भाई बॉडी को काटेंगे, थोड़ा गिल्टी सा फील हो रहा था, बट आफ्टर टेकिंग 10 to 20 days आई विल फील गुड। क्या पहले दिन कैडेवर से डर लगा था? डर ऐसा कुछ नहीं है, बट थोड़ा देख कर, कभी मैंने डेड बॉडी देखी नहीं तो थोड़ा अजीब सा तो फील हुआ था। एक सीरीज आई थी 2-4 साल पहले, ऑपरेशन एमबीबीएस, उसमें दिखाते कि फॉर्मेलिन की बहुत स्मेल आती डिसेक्शन हॉल में। फिर तुम डिसेक्शन करके आओगे तो तुमसे खाना नहीं खाया जाता, क्या ये सच है? तो भाई पहली बात तो वो सीरीज मैंने देखी नहीं, दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि स्मेल डेफिनेटली आती है उसमें से, और उस टाइम बहुत इरिटेटिंग होती है। बाद में ऐसा कुछ नहीं है कि आप खाना नहीं खा सकते, आप खा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। फॉर्मेलिन की तो आती है स्मेल, और जो फॉर्मेलिन होता है उसका आँख में भी लगता है ये थोड़ा। तो जब हम लोग टेबल पे कर रहे होते हैं डायसेक्शन, तो थोड़ा लगता है, फिर वो धीरे धीरे फिर वो सब वो हैबिचुअल हो जाता है। अविनाश, तुम यहाँ केरला में सबसे ज्यादा इनमें से सीनियर हो सबसे, तुम बताओ तुम्हारी लाइफ एमबीबीएस के पहले कैसी थी और अब क्या है, क्या क्या डिफरेंस है? एमबीबीएस के बाद और मतलब उससे पहले ऐसा कोई ऐसा चेंज नहीं है, लेकिन हाँ पर्सनैलिटी बहुत डेवलप हुई है। यहाँ आने के बाद लोगों से, नए नए लोगों से मिलना, नई चीज़ें सीखना, नया कल्चर देखना, तो पर्सनैलिटी तो ऑफकोर्स डेवलप हुई है। एंड लोगों से नई नई बातें करी, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के लोगों से मिले। जैसे सुनील भाई अपने राजस्थान के हैं, इंतकाब भाई अपने बिहार के हैं, नीलेश भाई अपने महाराष्ट्र के, तो हम सब डिफरेंट स्टेट से हैं। हम लोगों ने एक दूसरे का कल्चर जाना, देखा, समझा, तो चीज़ें बहुत डिफरेंट हुई हैं। और पढ़ाई के मामले में ऑफ कोर्स ही बात है, हेक्टिक होता है, थक जाते हैं, उसके बाद तो वो चीज़ें भी हम लोगों ने मैनेज करना सीखी हैं। तुमको क्या डिफरेंस लगता है नॉर्थ के कल्चर में और केरला के कल्चर में? इन सच तो कोई डिफरेंस नहीं है ऐसा, बस ये बात सुनील ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन करेंगे। I want to add something. So in my point of view टोटली डिफरेंट कल्चर की बात करें, जैसे भाई सबसे मेन लैंग्वेज टोटली डिफरेंट है। तो काफी दिक्कतें आई हैं यहाँ पे आने के बाद कि भाई लैंग्वेज में कैसे कन्वर्सेशन इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। फर्स्ट वही होता है कि हम किससे बात कर जब रहे हैं, तक बात नहीं करोगे। हाँ जी। दूसरी बात करें तो भाई अपना राजस्थानी फूड एंड केरला फूड टोटली डिफरेंट है। कुछ काफी स्टार्टिंग में मेरे को बहुत दिक्कतें आई थी, जैसे यहाँ पे नॉन वेज चलता है, हमारे वेज, मैं वेज हूँ। तो दूसरी बात बताऊँ, आपने बात करी कल्चर की, तो टोटली कल्चर में एक चीज और देखी है मैंने, जैसे भाई फेस्टिवल यहाँ के फेस्टिवल अपने नॉर्थ के फेस्टिवल से डिफरेंट होते हैं। या त्योहार मनाए भी नहीं जाते, काफी त्योहार यहाँ मनाए नहीं जाते, तो हमें थोड़ा अकेलापन फील होता है, बट नाउ वी मैनेज्ड हियर, सो नो प्रॉब्लम। इंतकाब, सबसे अच्छा एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, डिस्क्लेमर, एज इन मेरी मम्मी केरलाइट है, तो मुझे तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, तो मेरे को तो कवर अप करने में दिक्कत नहीं हुआ, बाकी इन लोगों को बहुत दिक्कत हुई होगी। इंतकाब, केरला के बारे में 2 पॉजिटिव चीजें बतानी और नेगेटिव बतानी, तो क्या होगी? केरला की सबसे, अगर इसका पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ का जो लिटरेसी रेट है, यहाँ का जो पढ़ाई है, वो सबसे, जो इंडिया का जो सबसे टॉप लेवल का यहाँ पे पढ़ाई है, वो तो इसमें तो ये तो मतलब सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ, एजुकेशन में बेस्ट है, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरी चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जो यहाँ के पीपल्स हैं, बहुत अच्छा बिहेवियर है उनका, आगे से इंटरेक्टिव बढ़िया से रहना, स्माइलिंग फेस एवरी टाइम हम देखते हैं। और जो कभी भी मिलते हैं तो फुड काइचो, ये वर्ड है बहुत ज्यादा चलता है इधर, मलयाली वर्ड है, इसका मीनिंग होता है मतलब खाना खाया। तो काफी अच्छा लगता है जब सामने से कोई आपसे पूछे कि आपने खाना खाया, इट मींस दे आर केयरिंग टाइप पर्सन, सो आई फील गुड हियर। ये तो पॉजिटिव हो गए 2, नेगेटिव क्या है? नेगेटिव की बात करो तो 2 पूछ रहे हो, मैं 10 बता दूं, बट बताऊंगा तो क्योंकि मुद्दा छिड़ जाएगा। ठीक है, कंट्रोवर्सी भी हो चुकी है। केरला सर 100% लिटरेसी सर। सो नेगेटिव ऐसा कुछ नेगेटिव है नहीं, अपने सिग्नल थोड़ा मुश्किल हाँ, लैंग्वेज डिफरेंस है। अगर देखो हम लोग के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक लैंग्वेज बहुत प्यारी है। देखा जाए तो लैंग्वेज वेरी, बट आपने नेगेटिव पूछा, नेगेटिव मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, बहुत अच्छा है, काफी चीज अच्छी है, बट हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी चीजें जो हमें प्रॉब्लम कर रही हैं यहाँ पर। कल्चर डिफरेंस, तो कल्चर टोटली भाई डिफरेंट है, तो उसका फर्क पड़ता है। फूड का आपको मैंने बता दिया, और एक डिस्टेंस दूर है, मैं होम सिकनेस हूँ तो मेरे को काफी दिक्कत होती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, वी एंजॉयिंग हियर। और दूसरी बात मैं आज पॉडकास्ट में ऐड करना चाहूंगा, जैसे मैंने सुना था कि सीनियर्स का बिहेवियर अच्छा नहीं होता, बट जैसे मेरे भाई सीनियर अविनाश भाई, इनकी वजह से मैं इस हॉस्टल में टिक पाया, क्योंकि इन्होंने मेरे को काफी सपोर्टिव रहे हैं और हर चीज में हेल्प करी है, तो आई वांट टू से थैंक यू भाई। अभी तुमको केरला में 2 साल हो गए,
तुम हॉस्पिटल भी जाते हो डेली, पेशेंट से भी इंटरेक्ट करते हो, तो इसी में अगर 2 साल में तुम कितनी मलयालम सीखे, जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज, अगर 10 में से रेट करना हो इतना परसेंट सीखे, कितने परसेंट? वैसे मैं आपको बता दूं, इंडिया की मोस्ट जो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज होती है वो मलयालम है, मलयालम तो काफी डिफिकल्ट होता है आपको वो पढ़ना। अगर आप वही चीज सीखना चाह रहे हो तब कर सकते हो, लेकिन विद एमबीबीएस इट्स अ डिफिकल्ट। सो इफ यू वांट टू गिव मी रेट देन यू कैन गिव मी 5, मतलब 50% आ जाती है। 50%। आई कैन अंडरस्टैंड। मैनेज हो जाता है। अब आते हैं हॉस्टल लाइफ के ऊपर। अविनाश, तुम बताओ, हॉस्टल लाइफ में सबसे बड़ा डिफिकल्ट फेज क्या है? सबसे बड़ा डिफिकल्ट फेज, अगर आप फर्स्ट टाइम अपने घर से निकले हैं तो होम सिकनेस। होम सिकनेस सबसे बड़ी चीज है जो हमें मेंटली इवन स्पिरिचुअली हर चीज से अफेक्ट करती है। और दूसरी बात, फिर सीनियर्स थोड़े से कम्युनिकेट करने में, थोड़ा सा वो अपने बात करने में, बुलाने में, सब कुछ उनसे मैनेज करने में थोड़ा दिक्कत आती है, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ये सब फैमिली बन जाते हैं। फूड एक मेजर प्रॉब्लम है फूड इसमें। तो एक मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग आउट ऑफ स्टेट के लोग हैं और हम लोग के लिए यहाँ का खाना थोड़ा सा अडेप्ट करना डिफिकल्ट है। बट ठीक है, अब हम लोग इतना बड़े प्रोफेशन में आए हैं, नोबल प्रोफेशन है, तो हाँ, टाइम के अकॉर्डिंग चीजें सीखनी पड़ती हैं। एक क्रेजियस्ट चीज क्या की है तुमने 3 साल में हॉस्टल में अभी तक? हॉस्टल में क्रेजियस्ट थिंग तो बहुत करी है हम लोगों ने, अगर वो बताने पे आ जाए तो थोड़ा सा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, लेकिन बट वी एंजॉय एवरी मोमेंट हियर। हम लोग सब लोग जब एक साथ बैठते हैं, कभी भी हम लोग एक साथ उठते बैठते हैं, जो मोमेंट शेयर करते हैं हम लोग एक साथ, वो बहुत मजेदार होते हैं। उससे बड़ा क्रेजियस मोमेंट हो ही नहीं सकता। शायद हम लोग ये चीजें आगे चल के बहुत मिस करने वाले हैं। ये सब कुछ हो, पंखा तोड़ दिया, चेयर तोड़ दी, वो तो श्योर। जैसा आप पूछ रहे क्रेजियस थिंग क्या किया, वैसे आपको मैं बता दूं, आप भूल के शायद आपके साथ ही क्रेजियस थिंग किया था। क्या किया भाई? जब आप एक बार कॉल किए थे मेरे को, शायद मैं जूनियर था, तो जानबूझ के वो कॉल मैंने उठाया नहीं था, तो मे बी इट्स अ क्रेजियस थिंग। और डिफरेंट एंगल्स में वीडियो बनाना, डिफरेंट कपड़ों में वीडियो बनाना, वो भी एक अपना क्रेजियस्ट थिंग है। जूनियर के लिए कोई एक टिप देना चाहो, सर्वाइवल फर्स्ट ईयर में जब आता है घर से, 1 साल उसको रैगिंग तो देनी पड़ती, रैगिंग कैसे बचा जाए, सर्वाइवल टिप उसके लिए? एज इन रैगिंग यहाँ पे उतना नहीं है, लेकिन हाँ, सीनियर से कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो आगे चल के दिक्कत होगी। क्लिनिक्स में दिक्कत होगी तो ऑफकोर्स सीखने में दिक्कत होगी। फिर आपका इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग सीनियर्स ही बताते हैं, तो ऑफकोर्स वो लोग एक आपके मेंटोर की तरह बिहेव करते हैं। अगर आप उनसे अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे तो आप गिव एंड टेक का है यहाँ पे, अगर आप रेस्पेक्ट देंगे तो रेस्पेक्ट मिलेगी, सिंपल है ये। तो यही है, रेस्पेक्ट दीजिए और रिस्पेक्ट लीजिए। तो भाई जैसे आपने पूछा कि टिप्स फॉर जूनियर, सिंपल, कोई रैगिंग वाला सीन नहीं है। अगर कोई सीनियर है तो उसको ऐसे मत समझो वो सीनियर है, आपका बड़ा भाई है, आप घर पे काम करते हो, तो सेम टू सेम ऐसे ही आपको रखना है कि बड़ा भाई कुछ कह रहा है तो उसको रेस्पेक्टफुली लो, ठीक है? उसको ऐसे नहीं लेना कि सीनियर आपको ऑर्डर दे रहा है, ठीक है? तो सिंपल, रैगिंग कुछ नहीं होता, जस्ट वो हेल्प करते हैं और वही सीनियर आपके काम भी आते हैं ड्यूरिंग एग्जाम। वो आपको बताएंगे कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं, इंपॉर्टेंट चीजें वही शेयर करेंगे। अपनी लाइफ में सबसे बढ़िया जो बॉन्ड बनता है ना हॉस्टल में, वो जूनियर सीनियर का होता है, मैं मानता हूँ। जैसे भाई कर मेरा है, ठीक है? तो सभी जूनियर को सिर्फ एक ही एडवाइस है कि कभी भी कि कोई भी सीनियर कुछ बोले उसको ऑर्डर की तरह ना ले, एक बस अपना हेल्पिंग वे में ले, बाकी कुछ नहीं है। और कुछ अगर एज ए गर्ल जूनियर से अगर कुछ हो भी जाती है गलती, तो सीनियर जो उसमें हेल्प करते हैं, वो बताते हैं ऐसे नहीं बेटा ऐसे करते हैं, तो ये सब थोड़ा अच्छा लगता है। मतलब एज ए सीनियर ये सब एज अ फॉर्मेलिटी भी सही है। और चीजें ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी आती हैं। जब आप हॉस्टल में आते हैं, नए सीनियर से मिलते हैं, तो वो आपको चीजें सिखाते हैं, उनसे कैसे बिहेव करना है। ये चीजें सच में पर्सनैलिटी डेवलप भी करती हैं। एज ए डॉक्टर लाइफ भी important हमको ये बहुत जरूरी चीजें हैं, हमारी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। तुमको 3 साल हो गए हॉस्टल में, अगर तुमको फर्स्ट ईयर जूनियर को एक एडवाइस देनी है कि कॉल मतलब डे स्कॉलर रहे या हॉस्टल में ले, तो क्या ज्यादा बेनिफिशियल होगा? As my opinion, he should take hostel. Of course, because after this college life he cannot survive, means he cannot survive without this. ये बेस्ट पार्ट है लाइफ का, और ये मीन्स
गोल्डन पीरियड हम कह सकते हॉस्टल में हैं रह के इसको। आप कम्युनिकेशन सीखते हो, जो कि कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है डॉक्टर लाइफ के लिए। बहुत बहुत आप अगर अच्छे से पेशेंट से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे तो मुझे नहीं लगता आप अच्छे डॉक्टर बन सकते हो। ऑफकोर्स डायग्नोसिस नहीं पहुंच हाँ जी, तो आपको हॉस्टल में रहना मेरे वे में तो आपको बहुत जरूरी है हॉस्टल में रहना। बाहर रहोगे आप अलोन रहोगे, हमेशा अलोन फील करोगे, ना किसी से इंटरेक्शन। नहीं, जैसे घर में रह रहे पेरेंट्स के साथ, हाँ जी, उसके कंपैरिजन में हॉस्टल लाइफ। लेकिन देखो मैं इसमें कुछ बोलना चाहूंगा। में भी help करता है। मैं इसमें कुछ बोलना चाहूंगा क्योंकि पेरेंट्स के साथ रहना और एक अपने कलीग के और मींस अपने कलीग के साथ रहना एक बहुत डिफरेंट चीज होती है। उसमें हम सीखते हैं कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल चीजें। पेरेंट्स को क्या है, हमको रिस्पेक्ट देनी ही देनी है। यहाँ पे हम क्या है, उससे चीजें सीख रहे हैं, उसको चीजें सिखा रहे हैं। तो मतलब ये चीजें हमारी लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डे स्कॉलर तो होके मेरे हिसाब से तो ये चीजें वर्कआउट नहीं करेंगी। और आप डिसीजन मेकिंग में भी सीखते हो बहुत बहुत अगर आप important हॉस्टल चीज़ में रहोगे तो आपको पेरेंट्स के साथ रहोगे, अपन इतना लोड नहीं लेते। हम्म। पेरेंट्स हैं वो भी जो भी डिसीजन लेंगे तो मान लेते हैं। आप हाँ, हॉस्टल में पैसे रहोगे, मैनेज करना, खाना, हाँ, रहना बिल्कुल। से। तो सारी चीजें आप हॉस्टल में सीखते हो, तो यू डोंट स्किप हॉस्टल। हॉस्टल सच में हॉस्टल मोमेंट ही, ये जो हॉस्टल मोमेंट ही होता है एमबीबीएस का सबसे अच्छा फेज होता है। बेस्ट। इसमें आप मतलब इसमें आप लाइफ में बहुत कुछ आप यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत कुछ यहाँ पे आप एक्सपीरियंस करते हो, हाँ, यहाँ पे आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस करते हो, बहुत कुछ आप यहाँ पर गलत करते हो, गलत करते हो वहाँ कोई पे। गलतियों से हाँ, सीखते हो। हाँ, वहाँ वो आप गलतियों से सीखते हो फिर ये सब। सुनील, Yes. मेडिकल कॉलेज में बाकी कोर्स के मुकाबले सबसे ज्यादा रैगिंग होती है, तो क्या लगता है, रैगिंग सही है मिथ है शायद। या गलत है? देखो भाई, इस टॉपिक में मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, ये फालतू का मिथ बना हुआ है, ऐसा कुछ है नहीं। जैसे हम भी भाई जब नीट एस्पिरेंट थे तो बहुत सुनते थे ऐसा होगा वैसा होगा। जो मैंने फील किया कि वही मैं आपको बताता हूँ कि रैगिंग वाला ऐसा कुछ सीन नहीं है। अगर आप सीनियर की बात मान रहे हो, ठीक है, उसको रेस्पेक्ट दे रहे हो, तो वो जबरदस्ती आपके साथ कुछ नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप भाई किसी बड़े की डिसरेस्पेक्ट घर में ले लो या फिर बाहर ले लो, ऑब्वियसली आपको डांट मिलेगी, सिंपल चीज है। तो आपको अच्छे से लेना है, सिंपल सी बात है, आप रेस्पेक्ट दोगे, रेस्पेक्ट मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। क्या रैगिंग से सीनियर जूनियर की बॉन्डिंग अच्छी होती है? जो बच्चे रैगिंग दिए और जो बच्चे रैगिंग नहीं दिए, उनमें क्या डिफरेंस होता है? देखो डिफरेंस का पता नहीं, आपको एग्जांपल दिख रहा होगा, काफी अच्छी बॉन्डिंग है। और दूसरी बात जो इसका आप, मतलब सबसे ज्यादा रैगिंग ली है? जैसे आपको मैं बता दूं, आप जो बोल रहे हो ना रैगिंग इज नॉट अ गुड वर्ड, इट्स नॉट गुड। ये मेरे को जस्ट हेल्प के लिए बोलते थे, और ये नहीं कि इनकी हेल्प की है मैंने, भाई ने मेरी बहुत हेल्प की है, मैं आपको बता चुका पहले। तो रैगिंग वाला कोई सीन नहीं होता, ऐसा कुछ है नहीं। बाकी सबका अलग डिफरेंट व्यू होता है, तो मैं इसमें ज्यादा नहीं बोलना चाहूँ। और लड़के ने भी मेरी बात बहुत चीजें करी है, तो कोई ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। इंतज़ाम, तुम बताओ अपना शेड्यूल फर्स्ट ईयर का कैसा होता था, मॉर्निंग से लेके अगले मॉर्निंग तक? फर्स्ट ईयर का शेड्यूल तो सुबह 8 बजे से क्लास होती थी, 8 से 11 3 क्लास होती थी। उसके बाद डायसेक्शन होता था 1.5 आवर का। उसके बाद 11 से 1 बजे तक। 11 से 1 बजे वो हाफ आवर तक होता था। उसके बाद 1 घंटे उसके बाद हाँ, वो 1 घंटे का ब्रेक होता था। फिर उसके बाद उसके बाद प्रैक्टिकल होता था 2 से 4। तो 8 से 4 वहाँ होता था प्रैक्टिकल और क्लास होते थे। क्लास से फिर हॉस्टल आते थे, हॉस्टल में फिर वहाँ यहाँ पर आके फिर वो पढ़ाई वगैरह करना, खाना पीना करना, थोड़ा सा वो शाम में क्या बोलते ये, हाँ, वो टहलने चला जाना, घूमना फिरना, बस यही सब ऐसी रहती थी। कितने बजे उसके बाद सुबह से फिर फिर वही सेम रूटीन फॉलो करना पड़ता था। अविनाश, तुम बताओ थर्ड ईयर का क्या है डेली का? थर्ड ईयर का तो थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल है, लेकिन हाँ, कभी कभी क्लासेस कैंसिल हो जाती हैं, कभी हम लोग को अपनी पीजी प्रिपरेशंस, बाकी चीज़ों में लोग डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, तो शेड्यूल हेक्टिक ऑफ कोर्स होता है। लेकिन हाँ, आपको अपने पर्सनल चीज़ें करने का टाइम मिलता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं, अभी हम लोग अपना पॉडकास्ट कर रहे हैं, सब लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर सब लोग उसमें है। कोई हम लोग को इतना वो नहीं है कि आप अपना पैशन फॉलो कर सकते हैं, ऑफ कोर्स ये बात सच है। लेकिन हाँ, सुबह हम लोग जाते हैं, 8 बजे की हमारी क्लास होती है, 8 से 9 के बाद हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग्स होती हैं, 9 से 12 बजे तक 3 घंटे की पोस्टिंग्स होती हैं। फिर 12 से 1 बजे तक फिर से एक और क्लास होती है। फिर 1 बजे से 2 बजे तक हमारा लंच ब्रेक होता है, जिसमें कि हम लोग वापस हॉस्टल में आके खाना वाना खाते हैं। उसके बाद फिर से 2 से 3 बजे तक क्लास होती है, कभी 2 से 4 बजे तक क्लास होती है। तो वो अकॉर्डिंगली होता है, क्योंकि डिपार्टमेंट्स बिजी रहते हैं, कभी वो क्लास लेते हैं तो कभी स्किप कर देते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग को अपना टाइम मैनेज करना पड़ता है। फिर उसके बाद अपना आए घर, हॉस्टल में अपना चेंज वेंज किया, नाश्ता स्नैक्स खाया, चले गए खेलने वेलने, खेल के आए। उसके बाद अपना पढ़ाई जो करना करे,
उसके बाद अगेन नाइट डिनर एंड ऑल, स्लीप अगेन, सेम रूटीन फॉलो। सोने में कितना बज जाता है टाइम? हॉस्टल लाइफ है तो ऑफ कोर्स बातें तो होती हैं, मस्ती तो होती है, तो ऑफ कोर्स मिनिमम टू मिनिमम 12 से 1 तो हम लोग का बचता ही बचता है। उसके बाद ऊपर माहौल पे डिपेंड करता है। एमबीबीएस के 4 इयर्स में देखा जाए तो सबसे कूलेस्ट कौन सा है, मतलब कूलेस्ट ईयर कौन सा है आपका कहने का मतलब? अच्छा, तो जेन्युइनली ये बात हम सबको पता है, फर्स्ट ईयर तो बहुत टफ होता है, ऑफ कोर्स ये सब एग्री कर रहे हैं। थर्ड ईयर एज इन मैं इस समय जिस उसमें हूँ, थर्ड ईयर ठीक है, सिर्फ 2 सब्जेक्ट हैं तो इसलिए लीनियंट है थोड़ा, और उसमें आप अपना फ्री टाइम आपको अच्छे से मिलता है। बट थिंग इज फाइनल ईयर उतने ही कठिन है, उसमें उतने ही ज्यादा पेपर है, उतने ही ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं, तो अगर आप उसको इसमें लेके चलें, उसको यहाँ पे प्रिपरेशन करते चलें तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन हाँ, फ्री अगर पूछा जाए तो थर्ड ईयर सबसे चिल मूवमेंट और फ्री टाइम है। एक मिथ तुम लोगों ने सुना होगा कि एमबीबीएस में बहुत पढ़ना पड़ता है, खाने का टाइम नहीं मिलता, सोने का टाइम नहीं मिलता, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये तो बात सच है, पढ़ना तो पड़ता है ऑफ कोर्स, लेकिन आप अगर एक शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, आप एक शेड्यूल में फॉलो टाइम से कर रहे हैं, तो 1-2 से 3 घंटा पर डे पढ़ना इनफ है। और सबको पता है जब पेपर आते हैं तो 1 महीने पहले हम लोग दिन रात एक कर देते हैं पढ़ने के लिए। खाना तो पता नहीं खाते भी हैं, सोते भी हैं कि नहीं, वो तो अलग है, लेकिन हाँ पर डे 1 से 2 घंटा इंपॉर्टेंट है। इतना तो एक करते ही करते हैं हम लोग। कंसिस्टेंसी है तो कोई इशू नहीं है उसका। अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो, डेली का 1 घंटा दे रहे हो तो नो प्रॉब्लम। अगर आप उसके बेसिस पे हो कि लास्ट के मंथ में पढ़ेंगे, ऑब्वियसली फिर आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, सिंपल। तो ऐसा कुछ नहीं कि डेली पढ़ना है, नहीं, इट्स देखो डिपेंड करता है अपने अपने पे कि किसको कैसा पसंद है। जैसे बच्चे तो हाँ इंटरनल वगैरह उस टाइम पढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ द बच्चे जो आता है इंटरनल उस टाइम ही पढ़ते हैं। वो शुरुआत से 1-2 घंटा भी मुश्किल होता है बच्चों लाइफ में पढ़ना। क्योंकि बहुत असाइनमेंट्स ये वो असाइनमेंट रिकॉर्ड पोस्टिंग वगैरह, अटेंडेंस फी 75 मुश्किल होता है थोड़ा, बहुत मेन। जैसे ही फर्स्ट ईयर में नए जूनियर्स आते हैं, बहुत सारे सीनियर्स डिफरेंट कोचिंग प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन लेने को बोलते हैं कि फर्स्ट ईयर में ये ले लो, ये बहुत काम आएगा, वरना फेल हो जाओगे। तो क्या फर्स्ट ईयर में कोई प्लान लेना जरूरी है या यूट्यूब वगैरह से काम चल जाता है? तो इस बात पे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता हूँ सिंपल, कि जैसे मेरे को भी काफी सीनियर अपने जिन्होंने गाइड किया था कि आपको ये लेना चाहिए, बट मैंने नीट के प्रिपरेशन के टाइम भी कोई कोचिंग फॉलो नहीं किया था। तो मेरा मानना है अगर आप किताब को, बुक्स को जितना अच्छा पढ़ोगे तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। तो मैंने सिर्फ बुक्स फॉलो किए हैं, बाकी अपने नोट्स बनाओ, बेटर वही रहेगा आपके लिए। किसी भी नोट्स के पीछे मत भागो कि किसके नोट्स ले लें, अपने नोट्स बनाओगे, समझ के पढ़ोगे तो आपको लॉन्ग टाइम के लिए हेल्प करेगा। सो माय पॉइंट ऑफ व्यू दिस। अविनाश, तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू? मींस फर्स्ट ईयर में ऑफ कोर्स हम लोग को बुक ज्यादा प्रेफर करनी चाहिए, और लेकिन मैं सब्सक्रिप्शन की बात मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि वो अपना एक अलग होता है कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। पर्सनली मैं अगर देखूं तो एनाटॉमी मैंने यूट्यूब, जौहरी एमबीबीएस बेस्ट जौहरी एमबीबीएस बहुत अच्छे से कंसाइज्ड वीडियोस में और मींस 3D व्यूज के साथ आपको समझाता है। एनाटॉमी बेस्ट है। फिजियोलॉजी के लिए इन सच यूट्यूब में ऐसा कुछ नहीं है ज्यादा, बट लेकिन आपकी बुक्स इतना आपको हेल्प कर देंगी। बायोकेमिस्ट्री में डॉक्टर राजेश जंबुलकर, नो प्रमोशन बट स्टिल वी आर फैन ऑफ दिस टीचर्स। बहुत सारी यूट्यूब में वीडियोस भी होती है कि आईपैड जरूरी है एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर से ही। तुम तो अभी थर्ड ईयर में हो, क्या तुमको अभी तक जरूरत पड़ी है एमबीबीएस आईपैड की? एक्चुअली स्पीकिंग मींस मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, जरूरत आपको आपके हिसाब से है, क्योंकि अगर आप बुक अफोर्ड कर सकते हैं तो आप बुक लीजिए। अगर आप मेन उसका आईपैड का पर्पस है कि हम बुक्स को पीडीएफ के फॉर्म में अपने आईपैड में रख सकते हैं। उसके बाद उसको जहां भी जाएं, लेक्चर में कहीं अगर हम कॉलेज में जा रहे हैं तो इजी टू कैरी, ये इसका मेन पर्पस है। और नोट्स आपके एक साइज कंसाइज रहते हैं, आप एक साथ उनको देख सकते हो सारे नोट्स को, तो ये इसका बेनिफिट है। और अगर आप फाइनल ईयर तक जो करते हैं आपको सपोर्ट एड मिल जाएगी, आपको सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन कोई अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आता है, उसको अगर दिक्कत है तो एज इन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बुक से आपका काम आराम से चल जाएगा। सुनील, एक और मिथ है कि एमबीबीएस में स्नेक्स होते हैं, मतलबी लोग होते हैं, संभल के रहना चाहिए। तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है? भाई मिथ नहीं है, सच है। तो
फर्स्ट होते हैं भाई। एक्सपीरियंस लेना चाहिए। हाँ, जैसे कि कौन सा स्नेक है। जैसे मेरे को 2 साल हो चुके हैं एमबीबीएस में, तो मैं ये चीज फील कर चुका हूँ. नॉट एवरी पर्सन इज स्नेक, बट सम देयर आर you will get snakes. some. Yeah, I will get some. And not necessary that every snake, some are anacondas. So yes. अभी हम लोग रैपिड फायर खेलेंगे. अगर आपने यस हाँ है तो थम्स अप करना है, Okay. करना ही है तो थम्स डाउन करना है. Okay. क्या कभी तुम लोगों ने क्लास बंक किए? किए, सबने किए. क्या कभी किसी की प्रॉक्सी लगाई है या लगवाई है? King. प्रॉक्सी तो Proxy king. नहीं लगवाई है अभी तक. क्या कभी स्मोक और ड्रिंक किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आधा कर रहे झूठ मत बोलो तुम. क्या कभी अपने टाइम में रैगिंग से बचने के लिए वॉशरूम में छुपे हो या कहीं बाहर छुपे हो? Yes. सब छुपे. My seniors don't watch this. सीनियर्स फर्स्ट ईयर में बाल दाढ़ी वगैरह काटने को बोलते हैं टाइम टू टाइम. क्या कभी उनसे बचने के लिए बहाना बनाया कि आज सैटरडे है, ट्यूसडे है, तो नहीं काटेंगे? कुछ कहना चाहोगे? कुछ कहना चाहेंगे बता दो भाई. हाँ, तुम्हारी कहानी बता. कहानी बता दो अपनी. मलयाली भी देखेंगे वैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं. कि बहाना बनाया है, ऑब्वियसली बनाया है, क्योंकि मैंने काफी टाइम से दाढ़ी वाड़ी नहीं कटाई थी, तो मेरे को थोड़ा ओड फील होता था दाढ़ी कटाने में. बाकी थोड़ा फैमिली का भी है कुछ कि हम नहीं कटा सकते ऐसा कुछ, तो ये बहाना बनाया था. इट्स अ बहाना. क्या सीनियर का रूम क्लीन किया है? ऑब्वियसली किया. हम सब. Big thumbs up. क्या अटेंडेंस के लिए फेक लीव सर्टिफिकेट बनवाया है? अरे भाई. Of या course. आई डिड. क्या कभी ऐसा हुआ कि बातें करने के चक्कर में या घूमने के चक्कर में पूरी रात नहीं सोए? कभी नहीं, बहुत बार ऐसा हुआ है. बहुत बार. काफी बार होता है. Yeah, big thumbs up. भैया नहीं बोला था। क्या कभी रात को 3 बजे चाय पीने गए बाहर हॉस्टल से 4-5 किलोमीटर दूर? जनरली ये होता है, और ये एग्जाम के टाइम पे ज्यादा होता है, क्योंकि जब हम काफी टाइम पढ़ते रहते हैं और थोड़ा प्रेशर होता है, तो चलो थोड़ा बाहर चलते हैं, चिल मारते हैं, चाय पी के आते हैं, तो इट्स फील गुड. मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम लोग साथ बैठे होते हैं तो यही होता है कि चलो यार बाहर चाय पी के आते हैं, एक माहौल बन जाएगा. और जब पढ़ाई कर रहे हैं ऑफ कोर्स तो उसमें तो चाय चाहिए होती है, तो निकल जाते हैं हम लोग ऐसे ही चाय वाय पीने के लिए. तो 3 क्या 4 भी बज जाए, 2 भी बज जाए, पुलिस ने पकड़ा हो, कुछ भी हो, कोई रोक टोक नहीं है. टाइम डजंट मैटर. चाय से ज्यादा वो जो होता था घूमने का माहौल, घूमने का मजा आता. वो मजा ज्यादा आता था। एक कहावत है, मैं कहना चाहूंगा, मंजिल से ज्यादा सफर में मजा है. तो सफर में ज्यादा मजा होता था, मंजिल से ज्यादा. जब घर से कॉलेज आते हैं वेकेशन के बाद, तो क्या तुम लोग की मम्मी भी रोती है? ये क्वेश्चन तो बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन है. अब क्योंकि मैं आज तक कभी अपने घर से बाहर नहीं रहा हूँ, तो पहली बार जब निकला था तो सब लोग पूरा फैमिली छोड़ने आया था, और छोड़ने आने के टाइम सब लाइन से गले लग के रोए थे. और आज भी जब मैं निकलता हूँ घर से अपने वापस आने के लिए, तो मम्मी की आंखें ऑफ कोर्स नम हो जाती हैं. इवन भैया और पापा भी थोड़ा रूडली बिहेव करते हैं, क्योंकि हाँ मुझे भी पता है, क्योंकि वो अंदर से दुखी होते हैं. तो सबका मीन्स इमोशनली लेस होते हैं. तो एग्री. What is the biggest lesson you have learned in MBBS? The biggest lesson is my biggest lesson is sleep. Sleep is very important in your MBBS life, and specifically speaking, एग्जाम्स के 1 दिन पहले सोना is must. और अगर आप 1 दिन पहले नहीं सो रहे हैं तो इट्स अ वेरी बिग मिस्टेक यू आर डूइंग. और तुम सच बता रहा हूँ कि आपका कल का जो एग्जाम है वो खराब हो जाएगा, क्योंकि वहां जाके आपको याद नहीं होगा कि आप क्या पढ़े हो, सब थॉट ब्लॉक हो जाएंगे, सब कुछ. तो मेरा पर्सनल लेसन ये है कि डे बिफोर यू शुड स्लीप एटलीस्ट एन 8 hours. स्लीप इज मस्ट. एमबीबीएस में आप जितना इस मोमेंट को आप जितना मस्ती कर सकते हो मस्ती कीजिए, और पढ़ाई में आप बिल्कुल कहीं मत कीजिए. पढ़ाई कीजिए और मस्ती कीजिए, ये आप जितना कर सकते हैं. ये माय पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको एमबीबीएस में आके ये तो सीखना ही चाहिए कि बी पंक्चुअल. ठीक है, टाइम की जो इंपॉर्टेंस है वो तो डेफिनेटली सीखनी चाहिए आपको, क्योंकि आप किसी की लाइफ सेव कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो इमरजेंसी कंडीशन होती है, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज मेनी थिंग्स यू विल लर्न. ओके, इफ यू टेकिंग गुड थिंग्स इट विल गुड फॉर यू, बिकॉज एमबीबीएस लाइफ में काफी नेगेटिव चीजें भी होती है, जैसे डार्क रियलिटी ऑफ एमबीबीएस. ओके, सो यू हैव टू लर्न द गुड थिंग्स. ओके, इट्स डिपेंड्स ऑन यू, एंड इन माय पॉइंट ऑफ व्यू टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड लर्न द टाइम, वैल्यू ऑफ टाइम.
ये पॉडकास्ट खत्म करने से पहले एक एक एडवाइस जो तुम जूनियर्स या स्टूडेंट को देना चाहोगे। हाँ, तो जैसे अगर नीट एस्पिरेंट की बात करो, सिंपल सी भाई मन लगा के पढ़ो। और ये कहते हो ना तुम लोग की मोटिवेशन चाहिए, कुछ मोटिवेशन नहीं होता। अपने फैमिली की तरफ देखो कि तुम्हारी फैमिली क्या कर रही है, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए कितना कर रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर एवरीवन। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। और अगर यहाँ पे एंटर करने के बाद ये मत सोचना कि चीजें इजी होने वाली हैं, कठिन ही रहेंगी और लाइफ टाइम कठिन रहने वाली है। तो ये अपने दिमाग से मत निकाल दो कि नीट के बाद तो सब चिल है। नहीं यार, अभी यहाँ आओ, पता चलेगा। तो डरने की जरूरत नहीं है, मेहनत करो, पढ़ो, बस। इंतखाब अभी जो नीट का एग्जाम आने वाला है वो 5 या 4 मई को, 5 मई के आसपास, मई में होगा, फर्स्ट वीक ऑफ मई। तो अभी जो ये जो अभी आपके पास टाइम बचा 2-3 मंथ अभी, तो इसमें ये आप कीजिए कि मैक्सिमम यहाँ से मैक्सिमम आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं और टेस्ट लगा सकते हैं, तो टेस्ट दीजिए, रिवीजन कीजिए। और अब यहाँ से आप करते क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। और अभी आपको ये करना है कि नया आपको कुछ नहीं सीखना है। ये अगर नीट निकालना है, अगर आपको ये एक जनरल से सीट लेना है तो जनरल से, और अगर आपको नीट निकाल कर एक अच्छा अगर आपको कॉलेज चाहिए तो आपको ये नहीं करना है। बस यही ये जो मैंने आपका कहने का मतलब है पेपर हाँ, ये पेपर दीजिए, रिवीजन कीजिए, पेपर दीजिए, रिवीजन कीजिए और जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं वो कीजिए। अविनाश, एक और लास्ट क्वेश्चन बस। एमबीबीएस कॉलेज में सबसे ज्यादा ये चलता है स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, उस पर क्या एडवाइस देना चाहोगे जूनियर्स को? जूनियर्स को मैं बस यही कहना चाहूंगा, हम लोग एक डॉक्टर बनने आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को अपनी भी लाइफ उसी हिसाब से जीनी चाहिए। एज एन पर्सनली मैं इन सब चीजों में मैं इन चीजों ना प्रमोशन करता हूँ, ना तो इन चीजों को यूज करता हूँ। तो चीजें इससे अपनी हेल्थ खराब करने से कोई मतलब नहीं है। पैसा है तो उसको अच्छी चीजों में लगाओ, खाने में लगाओ, घूमने में लगाओ और तुम नई नई चीजें सीखने में लगाओ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें आपकी लाइफ को बर्बाद करेंगी और साथ में साथ आपके मेंटल हेल्थ को, इवन एकेडमिक्स को, इवन आपकी पर्सनल हेल्थ को भी आपको एफेक्ट करेंगे। तो ये सब चीजें मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए लाइफ में, और इवन फैमिली मेंबर्स को भी ये हर्ट करती हैं चीजें। तो मेरे हिसाब से तो ये जूनियर्स ना ही करें तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। पहली बात आपको बताऊं कि स्मोकिंग एंड अल्कोहल ऑब्वियसली आपने देखा होगा मूवीज में कहीं पे भी कि इंजूरियस टू हेल्थ। सो वो देखना नहीं है, उसको जस्ट फॉलो भी करना है आपको, ठीक है? कबीर सिंह नहीं बनना। हाँ जी, बिल्कुल नहीं बनना है। जो चीजें आप देख रहे हो ना, बहुत गलत इंप्रेशन डाला है, लेकिन वो चीज हम लोग यहाँ करते नहीं जी। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई जितना हो सके दूर रहो। ये ऐसी लत है जो आपको लाइफ टाइम बर्बाद कर सकती है, ठीक है? तो आपको इनसे दूर रहना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जैसे एज एन एमबीबीएस हमने काफी पढ़ा है कि मोस्ट ऑफ डिजीज में रिस्क फैक्टर अल्कोहल एंड सिगरेट ही होता है, ठीक है? तो प्लीज अगर आपको हेल्दी रहना है, डिजीज फ्री रहना है, तो यू शुड अवॉइड दिस, अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल। थैंक यू तुम सब लोगों का अपना टाइम निकालने के लिए। थैंक यू। थैंक यू टू यू।